प्रणाम सभी पत्रकार भाइयों को और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ के साथ उत्तराखंड की और भारत की सभी मातृशक्ति को भी नमन। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और उसके उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। आज हमें यकीनन याद करनी चाहिए तीलू रौतेली, गौरा देवी और वो तमाम मातृशक्ति जिन्होंने प्रदेश के लिए ही नहीं देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं और हमेशा उनको याद रखा जाना चाहिए। खैर, आज का जो विषय है बहुत सेंसिटिव है। जितने भी लोग प्रिंट के माध्यम से इसको पढ़ रहे हैं खबर को, या फिर जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म, देखिए घाम तापो पर्यटन जो योजना मोदी जी ने कल बोली, मुझे लग रहा है उत्तराखंड में हर किसी को अब घाम ही तापना पड़ेगा। क्योंकि घाम तापने से हो क्या रहा है कि लेकिन जो रोजगार हमारे पास है उस पर किस तरह से हनन हो रहा है, ये एक बड़ा विषय। और आप सब लोग यहाँ आए हैं तो मुझे लगता है आप इस बात को और मुखरता से और समझेंगे भी। मैं कुछ विषयों पर आज ये चर्चा करना चाह रहा था। जैसे कि सबसे पहले आप समझिएगा, कल एक विजिट हुई है केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल जी के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने तमाम विभाग के लोगों को लेकर गुप्तगाजी या मान के चलो कुंड से लेके और गौरीकुंड तक का सफर उन्होंने किया और यात्रा की अव्यवस्थाओं को देखा, कहाँ कहाँ पर सड़क में क्या क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा पहल है। लेकिन उसके बाद एक लाइन पर, पंक्ति पर मेरी एक नजर पड़ी, तो उस पर लिखा हुआ था कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, जो मुझे बड़ा दर्द होता है इसको समझने के लिए, क्योंकि यही काम जो पूर्व में विधायक थी उन्होंने भी किया था। उनके चलते तब आप देखिएगा किस तरह से फाटा में, सोनप्रयाग में बुलडोजर चला, हमारे जो गरीब भाई थे उनके ढाबों को ध्वस्त किया गया, वो दुकानों को ध्वस्त किया गया जहां बमुश्किल वो 200-400 रुपए कमाते थे डेली के, और अब एक बार फिर से वही प्रक्रिया दोहराने जा रही है। तो ये बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए। इसमें सरकार को और प्रशासन को बड़ी सख्त से, कल भी हमने इसमें एक हिदायत करके एक पोस्ट की थी कि किसी भी तरह से हो, आपको ये समझ आना चाहिए कि आम आदमी अब चुप नहीं रहेगा, और अगर उनके रोजगार पर, जो कि बमुश्किल उनको मिल पा रहा है, अगर इसके साथ कुछ खिलवाड़ होता है तो ये यकीनन बहुत बुरा होगा। मैं अतिक्रमण समझना चाह रहा हूँ। अतिक्रमण आप किसको बोल रहे हैं? जो दुकान सड़क के किनारे बनी हुई है या वो जो ढाबे, क्योंकि अगर ऐसा है तो आंचल कैफे जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं वो भी उसी सड़क पर। तो आपके क्या नीति नियम है, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, उस पर आपको मुखर होना पड़ेगा। उस पर आपको जनता को भी जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीजें आप तय कर रहे हो कि अतिक्रमण किसको मान रहे हो। मुझे लग रहा है अगर आप अतिक्रमण किसी दुकान को मान रहे हो तो आपको अतिक्रमण फिर उसको भी मानना पड़ेगा जो आंचल कैफे या अन्य ऐसे कैफे चल रहे हैं। समझिएगा, कुंड से शुरू करें तो काकड़ा में पहला आंचल है, फिर आगे जाएंगे तो व्यूम पे दूसरा है, आगे फिर आप एक और की तैयारी कर रहे हैं, और तमाम ये जो आंचल कैफे खुल रहे हैं इनकी तैयारियां आप लगातार कर रहे हैं। फाटा में कुछ दुकानदार भाई हैं जिनके आसपास आजकल फीता लेकर आप चल रहे हैं, तो उनका क्या अव्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न है। वो अव्यवस्थाएं कब तक चलेंगी, कैसे चलेंगी, ये आम जनता को पता होना चाहिए। आज चाहिए था कि कुंड, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, जहां जहां सड़क मार्ग में कुछ गलतियां हो रखी हैं, जो सुधारीकरण होना चाहिए था वो होना चाहिए था। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय से जब हमारी अंतिम इस बारे में बात हुई थी तो जिलाधिकारी ने बोला था कि भाई हम मार्च तक पहुंचते पहुंचते इन तमाम चीजों को ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर वो चीजें अभी तक ठीक नहीं हुई है तो ये यकीनन बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके बाद मैं सरकार की एक मंशा पर यहाँ पर प्रश्न उठा रहा हूं, जो ये 2024 में 23-24 की जो यात्रा थी, वो यात्रा इन्होंने पूर्णतः विफल की रजिस्ट्रेशन के नाम पर। और अब की बार एक और इसी तरह से चीज आई है जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा प्रश्न है। उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन तो होगा लेकिन साथ के साथ डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा। तो यानी कि जितने भी यात्री आने वाले हैं धाम में उनको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और साथ के साथ डिक्लेरेशन कि भाई हम कौन से होटल में ठहरने वाले, हम कहाँ रुकने वाले हैं, कितने लोग हमारे साथ जाएंगे, और वो गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो सोचिएगा, अव्यवस्थाएं फैलाने के लिए इन्होंने पहले ही जाल बना दिया। क्या वापस से कैची धाम भेजने का फैसला है? और इसमें एक बड़ी चीज इन्होंने कहा है कि ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, एक कैमरा लगेगा, और ऐसे 30 कैमरे इन्होंने लगाने हैं यात्रा के दौरान, जो बताएंगे कि भाई ये नंबर, ये गाड़ी का जो नंबर है ये रजिस्टर्ड है या नहीं। समझिएगा आप, ये 30 कैमरा बेचने वाली जो कंपनी है, कहीं उसको केवल फायदा देने के लिए तो ये नहीं हो रहा है। इसमें ड्राइवर को परेशान किया जाएगा,
किस तरह से वो डिडक्ट करना है, कहाँ वो आरटीओ के चक्कर मारते रहेंगे। अब समझिएगा, रुद्रप्रयाग में जिले की बात करूं तो यहाँ विगत काफी समय से एआरटीओ नहीं है। यहाँ आरटीओ की व्यवस्था किस तरह से होगी, क्यों नहीं यहाँ पर पौड़ी से जो आरटीओ है वही रुद्रप्रयाग भी देख रहे हैं। तो जब ये यात्रा शुरू हो जाएगी तो किस तरह से ये चीजें करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं मुझे ये साफ लग रहा है जो ये ANPR जो कंपनी जो ये कैमरे हैं, जो ये कंपनी इनको प्रोवाइड करने वाली है, वहां कहीं ना कहीं झोल है। और कैसे भी जो आज की ये सरकार दिख रही है, ये हमेशा ही उनके लिए काम करना पसंद करती है जो इनको पैसे देती है, दाम देती है। तो कहीं ना कहीं इस पर मेरा ये बड़ा प्रश्न है कि क्या ये यात्रा को वापस से डाइवर्ट करने का प्लान है। क्योंकि अगर ये आप डिक्लेरेशन मांग रहे हो तो किस तरह से डिक्लेरेशन। हाँ, इसमें एक चीज जो मुझे थोड़ा फायदे की लगी वो ये जरूर थी कि भैया अगर कोई बाहर का व्यक्ति है जो गाड़ी लेकर यहाँ आ रहा है और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है गाड़ी का, तो उसको ऋषिकेश में रोका जाएगा, वहां से दूसरी टैक्सी जो उत्तराखंड की टैक्सी है उसके माध्यम से उसको यहाँ ऊपर भेजा जाएगा हिल में। वो तो बात अच्छी है, ऐसा तो आपको सबके लिए करना चाहिए कि जो हिल परमिशन जिनके पास है। क्योंकि ये पिछली बार भी हमारे ड्राइवर भाइयों का बड़ा कंप्लेन रहा है कि दिल्ली से, जयपुर से, राजस्थान से जो लोग आ रहे हैं वो प्राइवेट नंबर की गाड़ियों में आ रहे हैं और यहाँ पर आकर वो परेशान कर रहे हैं लोकल्स को। एक उनको गाड़ी चलानी नहीं आ रही है, कतिपय जगह पर वो हुड़दंग करते हैं, कहीं तो कतिपय जगह पर वो प्राइवेट नंबर की गाड़ियां लेकर आते हैं। इस पर जरूर अंकुश लगना चाहिए। पर ये ANPR को हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। ये यकीनन रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन के नाम पर जनता को वापस से ठगने का काम हो रहा है। और इसमें स्थानीय विधायक, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो हमारे केदारनाथ हो, चाहे उत्तरकाशी हो या पुरोला हो, ये तमाम जो विधायक हैं, चाहे यमुनोत्री के भी, आप समझिए इनको भी इसमें आवाज उठाना, मुखर होना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठा रहे तो इसका मतलब है मिली भगत आपकी भी है, चाहे ये ANPR कंपनी से हो या आप भी चाहते हैं कि तमाम यात्रा को डाइवर्ट करके आप इसको भेज दें। ये बड़ा 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 सबब है। इसमें एक बड़ी चीज है साहब, आप समझिएगा, ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अब तक भी और पिछले कई सालों से देखा गया 40 या 45% मात्र जो यात्रा होती है वो ऑनलाइन बुकिंग वाले द्वारा होती है। जिसके पास मोबाइल हो बड़ा, जिसके पास लैपटॉप हो, जिसके पास टैबलेट है, वो तो कर लेगा ये बुकिंग। पर जो व्यक्ति आराम से एक छोटे फोन से जो किसी अन्य माध्यम से तैयारी करने की प्रयास कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम यात्रा में चले जाएं, यहाँ तक पहुंचे, क्या वो यात्रा नहीं कर पाएंगे? उन लोगों को कहाँ भेजेंगे आप? या फिर उनको भी वापस से डाइवर्ट करने का आपका प्लान है? तो इन पर सोचा जाना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन के लिए पहले भी हमने बोला था कि ये रजिस्ट्रेशन अब की बार बाध्य नहीं होना चाहिए। आपने थोप दिया है और ये किसके लिए थोपा है, ये बड़ा प्रश्न है। क्यों सरकार बार बार एक ही काम करवाती है कि किसी भी तरह से ये चीजें हो ताकि आम जनता। अभी एक उदाहरण मैं देता हूं सबको। अभी जहां हम बैठे हुए, जहां ये प्रेस हो रही है, ये उदित इन में हो रहा है, होटल है रुद्रप्रयाग में। आप समझिएगा यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक किन्नर आई। किन्नर ने एक बड़ा प्रश्न, और ये बड़ा दहकता हुआ प्रश्न है, उन्होंने कहा कि मैं आपसे होली या अभी इनाम मांगने नहीं आई हूं, आप मुझे इनाम दीजिएगा जब यात्रा चले। समझिएगा आप, आज हमारे यहाँ पर किन्नर हो, चाहे व्यवसायी हो, स्थानीय हो, किसी के घर में शादी हो, किसी का मकान बन रहा हो, तमाम चीजों की, मतलब यहाँ तक कि कैमरा, जो शादियों में कैमरामैन भी होते हैं वो भी पेमेंट्स तब लेते हैं जब यात्रा के बीच में या यात्रा समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में है हमारा आज ये क्षेत्र। और वहां पर जो कमाई है या जो आदमी कमा पाता है वो केवल यात्रा के दौरान। पर अगर यात्रा में इस तरह से अव्यवस्थाएं होती है तो समझिएगा ये कितनी बड़ी ठेस है अर्थव्यवस्था पर। इन चीजों पर मुखर होना पड़ेगा और सबको इसके बारे में बात करनी होगी। तीसरी बड़ी बात है जो अभी सुनने में आया था और आज मेरे ख्याल से वो आवंटन भी हो रहा है, उस पर भी एक प्रश्न है कि जो दुकानें आवंटित हो रही है केदारनाथ धाम में, वो किस तर्ज पर हो रही है। क्योंकि पिछली बार जिनकी दुकानें थी उनको भी रजिस्ट्रेशन किया गया और उन्होंने अपने आवेदन भी किया, उसके बाद इन चीजों को रखा है। इसमें एक बड़ी धांधली जो सामने आ रही है, ये प्रतिवर्ष, और ये पत्रकार भाई आप सब लोग भी यहाँ पे हैं, आप भी इसका संज्ञान लीजिएगा, प्रतिवर्ष जितने लोग आवेदन कर रहे हैं उनसे कुछ अमाउंट ली जाती है। जैसे अब की बार शायद वो 2500 रुपये है, पिछली बार वो थोड़ा कम थी। पर जिनके आवेदन स्वीकार होते हैं, यानी कि जिनको दुकानें मिल जाती है, वो तो ठीक। लेकिन अगर एक बड़ी संख्या में 10, 1000, 15000, 20000 लोग वो फॉर्म ले रहे हैं और 700-800 दुकानें बस जा रही हैं, बाकियों के पैसे वापस क्यों नहीं किए जाते? ये पैसा किसके पास जा रहा है? जिला प्रशासन इसको खा रहा है या पंचायत, जिला पंचायत इसको खा रही है? ये पैसा जा खा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। कोई भी आप टेंडर अगर आवेदन करते हैं, अगर आपका विफल होता है तो आपको वो पैसे वापस मिलते हैं, ये होता आया है हर जगह।
तो ये दुकानदार भाइयों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी वो स्थानीय लोग, दुकानदार भी नहीं मैं उनको बोलूंगा, वो कब अपने ढाबे और छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उसके बाद वो पैसा जब गायब हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। ये मुख्य बिंदु थे जो यात्रा से रिलेटेड मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर रजिस्ट्रेशन वाला, इस पर जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। और मैं चाहूंगा आप सब लोग भी इसको बड़ी मुखरता से अपने पत्रों में, अपने चैनल के माध्यम से इस बात को रखें, और जनता ये समझे कि अब की बार भी कुछ नया नहीं होने वाला। अगर ये रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन जैसी बाध्यता होगी तो यात्रा पर फर्क पड़ेगा, जिससे हमारी पूरी यात्रा डैमेज हो सकती है। तो जो कल पछताने वाले हो, आज अब उस पर आवाज उठाने की बारी है। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद या इस पर्टिकुलर खबर के बाद आगे आने वाले हफ्ते भर में इन चीजों पर वापस से पुनर्विचार नहीं होता, क्योंकि ये चीजें हमने डीएम साहब को पहले भी बोली थी कि रजिस्ट्रेशन बाद में मत करना, पर अगर हो रही है वो, तो ये कौन करा रहा है, कौन है ये ANPR जो ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन के जो कैमरे दे रही है, ये कंपनी कौन है, इसका पता करें और ये इन चीजों को रोकें। 7 दिन का समय है, उसके बाद यकीनन सड़कें अगर नहीं बनती हैं, दुरुस्त नहीं होता है, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी अव्यवस्थित है पूरे धाम में, कहीं वो व्यवस्था नहीं, अगर वो नहीं होता तो एक बड़ा आंदोलन के लिए पूरे रुद्रप्रयाग की जनता, रुद्रप्रयाग संघर्ष समिति उस पर काम करेगी, हम खुद उस पर बैठ के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ अगर प्रश्न है तो हम दे सकते हैं।